आइए बच्चों, आज हम आपके लिए वेक्टर का 12वां लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम विविध एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। देखिए, विविध एक्सरसाइज के 11 तक के न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल हैं। ठीक, इनमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, इत्मीनान से देखना है और समझना है। आइए, 12वें नंबर का न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। यदि सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है, सबसे पहली चीज वेक्टर ए का परिमाण ए है तथा लैम्डा एक अदिश राशि है, तो लैम्डा ए एक मात्रक सदिश कब होगा यह हमें बताना है। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं। चूंकि सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, चूंकि दिया क्या है, वेक्टर ए का परिमाण ए है, तो चूंकि वेक्टर ए का परिमाण ए है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का जो मान होगा वो ए होगा। फिर से, वेक्टर ए का परिमाण ए है, इसका मतलब वेक्टर ए का परिमाण ए है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर कितना होगा, ए। आगे चलते हैं। लैम्डा एक अदिश राशि, लैम्डा एक मात्रक सदिश है। चूंकि आप बताइए लैम्डा वेक्टर ए एक कैसा सदिश है, मात्रक सदिश है। तो आप ही बताइए, अगर कोई सदिश मात्रक सदिश होता है तो उसका परिमाण सदैव एक होता है। इसका मतलब कि लैम्डा वेक्टर ए का जो मापांक होगा वो एक होगा। अब आप बताइए लैम्डा वेक्टर ए का मापांक कैसे निकालेंगे। लैम्डा का मापांक अलग और वेक्टर ए का मापांक अलग और बराबर एक होगा। गौर से देखिए, लैम्डा एक मात्रक सदिश है, जब ये मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण एक होगा। अब इन दोनों का परिमाण का मतलब लैम्डा का परिमाण अलग, ए का परिमाण अलग, तो लैम्डा तो पहले से ही परिमाण है। वेक्टर ए का मापांक बताइए क्या है, एक। ए दिया है, वेक्टर ए का मापांक ए दिया है, तो आप बताइए ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा। तो अगर ए का मान 1/लैम्डा है तब ये एक मात्रक सदिश होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, कि अगर ए का मान 1/लैम्डा है तो फिर लैम्डा एक मात्रक सदिश होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। काफी आसान सा सवाल है, कॉपी कर लीजिए। आइए बेटा, देखिए आपकी एक्सरसाइज का 13वें नंबर का न्यूमेरिकल है। और क्या है 13वें नंबर का न्यूमेरिकल, कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए का मापांक 3 और वेक्टर बी का मापांक √2/3 तथा वेक्टर ए क्रॉस बी मात्रक सदिश है, तो ए और बी के बीच का कोण कितना होगा, ये मुझसे सवाल पूछा है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका पूरा क्या है न्यूमेरिकल है। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चूंकि उठा लेते हैं, वेक्टर ए का मापांक 3 है, वेक्टर ए का मापांक 3, वेक्टर बी का मापांक √2/3। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वेक्टर ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। ठीक, वेक्टर ए क्रॉस बी एक कैसा सदिश है, मात्रक सदिश है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो आइए, चूंकि वेक्टर ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, तो बताइए मात्रक सदिश है, इसलिए वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मापांक होगा वो एक होगा। इतनी चीजें सवाल में, वेक्टर ए का मापांक 3, वेक्टर बी का मापांक √2/3, वेक्टर ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, इसलिए वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मापांक होगा वो 1 होगा। आइए सवाल में एक बात बताइए, चूंकि ध्यान से देखिएगा क्या बेटा, चूंकि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता क्या है, वेक्टर ए का मापांक, और क्या होता है वेक्टर बी का मापांक, दोनों के बीच के कोण की ज्या मतलब साइन थीटा, और दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश, ये वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता है। अगर मैं इसका मापांक निकालूं, वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक, तो वो क्या होगा, इधर के मापांक के बराबर होगा।
तो क्या हो जाएगा, मापांक किसका मापांक, ए का मापांक, बी का मापांक साइन थीटा और एन कैप का मापांक। ठीक, आइए वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मापांक होगा, ए का मापांक तो ए ही है, बी का ये तो पहले से मापांक है, साइन थीटा पहले से मापांक, हाँ एन कैप का जरूर हम क्या ले लेंगे, मापांक ले लेंगे, क्योंकि मापांक जो होता है वो सदिश का होता है। तो ये तो मॉडुलस ऑफ ए पहले से अदिश राशि है, मॉडुलस ऑफ बी पहले से अदिश राशि है, साइन थीटा पहले से अदिश राशि, केवल एन कैप सदिश है, तो इसका मापांक ले लेंगे। अब ध्यान से देखिए जो सबसे बड़ा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक 1 है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी के मापांक की जगह क्या रख देंगे, 1। वेक्टर ए का मापांक कितना है, 3 है। वेक्टर बी का जो मापांक है √2/3 है, और साइन थीटा और एन का मापांक क्या है, 1, क्योंकि ये लंबवत मात्रक सदिश होता है तो इसका मापांक 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये से ये कट जाएगा और ये जो √2 है ये बटे में आ जाएगा, तो 1/√2 बराबर साइन थीटा। इसलिए साइन में कितने का मान, 45 का, यानी π/4 का, तो थीटा बराबर π/4, और यही आपका आंसर हो गया कि ए और बी के बीच का कोण कितना होगा, π/4 होगा। बहुत सिंपल सा आसान सा न्यूमेरिकल, कॉपी कर लें बच्चों, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आइए बच्चों देखिए, आपकी एक्सरसाइज का 15वें नंबर का न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तो ए डॉट बी का मान 0 या 0 से बड़ा आखिरकार कब होगा। तो आप बताइए, चूंकि वेक्टर ए डॉट बी का मान 0 या 0 से बड़ा के लिए आप बताइए, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और दोनों के बीच के कोण की ज्या। तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में चले जाएंगे तो 0 या 0 से बड़ा। अब आप मुझे ये बताइए कॉस थीटा का मान 0 या 0 से बड़ा कब होता है, तो 0 या 0 से बड़ा मतलब धन का, और कॉस में धन का मान पहले चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में। ठीक, तो पहले में और चौथे में, और पहले का मतलब क्या बेटा कि थीटा होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और या तो 90 होगा या 90 से, क्योंकि पहले चतुर्थांश में और चौथे में, तो पहला तो 0 से π/2 तक होता है, और यही आपका ऑप्शन है, यही क्या हो गया आंसर। फिर ध्यान देना, कॉस थीटा का मान ये बटे में चला गया, कॉस थीटा का मान 0 या 0 से बड़ा, 0 हो या 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, कॉस में पॉजिटिव मान फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट का मतलब 0 से π/2 तक, यही आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा सवाल था, कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज का 16वें नंबर का न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से देखना है। दिया क्या है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो मात्रक सदिश है। सबसे पहले कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी मात्रक सदिश है, तो आप बताइए मात्रक सदिश मतलब इनके परिमाण क्या होगा, 1 होगा। आगे चलते हैं, उनके बीच का कोण थीटा है, तो a प्लस बी एक मात्रक सदिश है, ऐसा कब होगा। तो आप ध्यान से देखें, सबसे पहले सवाल में दिया क्या है, चूंकि वेक्टर a तथा वेक्टर b एक क्या है, मात्रक सदिश हैं। अगर मात्रक सदिश हैं इसलिए वेक्टर a का मापांक 1 होगा, वेक्टर b का मापांक भी 1 होगा। फिर से a प्लस बी भी एक मात्रक सदिश है, क्योंकि वेक्टर a प्लस बी भी एक क्या है, मात्रक सदिश है। आइए ध्यान से देखते हैं, यह भी एक मात्रक सदिश है, इसलिए इसका भी जो मापांक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब आप अपने सवाल में आइए, ध्यान से देखिए बेटा, चूंकि
अगर मैं क्या कर लूं, ये मुझे इतनी चीज दिए है, इतनी चीज दिए है, अब ध्यान से देखना, यहां पर वर्ड टू वर्ड पकड़ना। अगर मैं इसको वर्ग कर दूं तो वर्ग करने पर बताइए क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस बी के मापांक का वर्ग बराबर 1 का वर्ग। अब मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, किसी सदिश के मापांक का वर्ग कब होता है, जब दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल किया जाता है तो मापांक के वर्ग के बराबर आता है। इसका मतलब कि ये जो आया वेक्टर a प्लस बी डॉट वेक्टर a प्लस बी आया और बराबर 1 आ गया। फिर से देखिए, क्योंकि मापांक का वर्ग है। आप बताइए मापांक का वर्ग कब होगा, जब दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल किया गया होगा। यानी a प्लस बी के मापांक का वर्ग कब होगा, जब a प्लस बी डॉट a प्लस बी किया हो गया, तभी क्या आएगा, 1 आएगा। तो बताइए मापांक का वर्ग कब आएगा, जब दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल किया गया होगा। अब करते हैं a का a में तो वेक्टर a डॉट a का b में तो वेक्टर b डॉट a, b का a में तो वेक्टर a डॉट b और b का b में तो वेक्टर b डॉट b और बराबर कितना लिखा है, 1। वेक्टर a डॉट a दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर। b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं क्योंकि अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है। a डॉट b कोई दिक्कत नहीं, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर होता है। आइए बताइए वेक्टर a का मापांक कितना है, 1 है बेटा, तो वेक्टर a का मापांक 1 है तो 1 का वर्ग। a डॉट बी दो ठो वेक्टर a डॉट बी हो गया और वेक्टर b का मापांक भी कितना है, 1 है बेटा, तो 1 का वर्ग बराबर 1। अच्छा बताइए 1 का वर्ग 1 धन 2 वेक्टर a डॉट बी मतलब वेक्टर a का मापांक वेक्टर b का मापांक और दोनों के बीच के कोण की कोज्या जो कि थीटा दी है और 1 का वर्ग बराबर 1 बराबर 1। अगर आप अब यहां ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि भैया ये 1 से 1 तो कट रहा है। आइए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, 2 वेक्टर a का मापांक 1 है, इस वेक्टर b का मापांक भी 1 है, cos थीटा है और ये जो प्लस 1 है उधर जाके -1 हो जाएगा। फिर से देखिए, 2 अपनी जगह, वेक्टर a का मापांक 1, वेक्टर b का मापांक 1, cos थीटा प्लस 1 उधर जाके -1, तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर -1/2। cos में कितने का मान, cos 120 का मान -1/2 होता है, तो cos 120 को 2π/3, इसलिए थीटा बराबर 2π/3 और यही आपका क्या हो गया आंसर। यह भी काफी आसान सा सवाल था, कॉपी कर लीजिए आप लोग। आइए बेटा देखिए, आपकी एक्सरसाइज का ये 17वें नंबर का न्यूमेरिकल है और इसमें दिया क्या है, इसको पकड़ना है कि I डॉट J क्रॉस K प्लस J डॉट I क्रॉस K प्लस K डॉट I क्रॉस J, इसकी वैल्यू को मुझे ज्ञात करना है। तो आपको याद होगा मैंने I J K में अदिश गुणन भी आपको सिखाया है, I J K में सदिश गुणन भी आपको सिखाया है, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए I कोई दिक्कत नहीं और ये देखना है चक्री क्रम है कि नहीं है, तो J के बाद K आता है, बिल्कुल I J K, तो J के बाद क्या आता है, चक्री क्रम है, तो J क्रॉस K का मान क्या हो जाएगा, I प्लस J क्रॉस, फिर I के बाद K नहीं आता, I के बाद J आता है, इसका मतलब ये चक्री क्रम नहीं है, I J K, J मिसिंग है तो चक्री क्रम नहीं है, तो इसका मान -J हो जाएगा। K डॉट I के बाद J आता है, I J K, तो बिल्कुल चक्री क्रम है, इसका मान क्या हो जाएगा, K। तो बताइए I डॉट I प्लस माइनस J डॉट J K डॉट K, और आप बताइए I डॉट I का मान 1, J डॉट J का मान 1,
के डॉट के का मान 1, कुल मिलाकर 1 से 1 कट गया और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, यह भी बहुत सरल सवाल था, कॉपी कर लीजिए। आइए देखिए 18वां न्यूमेरिकल, यह भी बहुत सिंपल और आसान सा न्यूमेरिकल है। दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, और एक चीज और दी है, ए डॉट बी बराबर दिया है ए क्रॉस बी, तो उनके बीच का कोण थीटा कितना होगा। तो आइए देखते हैं, सवाल में एक चीज दिया है, चूंकि वेक्टर ए डॉट बी का मापांक बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक, तो बताइए ए डॉट बी का मान क्या है, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, दोनों के बीच के कोण की कोज्या, और ये मॉडुलस लगा हुआ है। अच्छा, वेक्टर ए क्रॉस बी का मान, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, दोनों के बीच के कोण की जा और उन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश, इसका भी मापांक लगा हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, वेक्टर मापांक हमेशा सदिश राशियों का निकालते हैं, तो वेक्टर ए का मापांक वैसे अदिश राशि है तो यही आ जाएगा, वेक्टर बी का मापांक ये भी आ जाएगा, और कॉस थीटा तो ऑलरेडी मापांक ही है, वेक्टर ए का मापांक स्वयं अदिश राशि है तो यही आ जाएगा, वेक्टर बी का मापांक स्वयं अदिश राशि यही आ जाएगा साइन थीटा। हाँ, यहां पर हम लोग एन कैप का मापांक जरूर निकालेंगे। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, वेक्टर ए का मापांक से ए कटेगा, वेक्टर बी से बी कटेगा, यहां पर देखिए कितना आया कॉस थीटा, और यहां पर कितना आया साइन थीटा, लेकिन एन कैप लंबवत मात्रक सदिश का मापांक 1, तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या हुआ साइन थीटा, बटे में ले जाइए, तो 1 बराबर बताओ बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छा, 1 बराबर साइन बटे कॉस कितना हुआ टैन थीटा, तो टैन में कितने का मान है 45 यानी पाई बाई 4, इसलिए थीटा बराबर पाई बाई 4, और यही आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार ये बहुविकल्पी सारे सवाल हमने करा दिए। इसके बाद आगे चलते हैं, कॉपी कर लीजिए। आइए बेटा, अगला सवाल आपकी एक्सरसाइज का 19वां सवाल, एक्स वाई तल में। सबसे पहले यही पॉइंट पकड़ लेना कि चूंकि एक्स वाई तल में है, तो अगर एक्स वाई तल में है तो एक्स में जाएगा वाई में जाएगा, बस जेड वाला शून्य होगा, क्योंकि एक्स वाई तल में है तो जेड शून्य होगा। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाती है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है, और जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है, तो कॉस की दिक् की वजह, पहली दिक् की वजह कॉस अल्फा बराबर 30 हो गया। अच्छा, एक्स से 30 का कोण बनाएगी तो वाई से 60 का कोण बनाएगी, तो दूसरी दिक् की वजह कॉस 60, और एक्स वाई तल में है तो जेड 0। सवाल यहीं पर खत्म हो गया बेटा। आइए लाइए चित्र बना देते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये आपकी जेड अक्ष है। कोई सदिश है, मात्रक सदिश है, मतलब इसका परिमाण 1 है, इसका परिमाण क्या है 1 है, याद रखिएगा इसका परिमाण क्या है 1 है, समझिएगा साफ सादी, इसका परिमाण 1 है। मैंने इससे इस पर लंब खींच दिया, इसको माना बिंदु P, ये O, ये माना M, और ये है भी मैंने इसका लंब खींच दिया, ये माना n। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, तो निश्चित है ये वाला कोण कितने का हो जाएगा 60 का हो जाएगा। क्लियर। अब बिंदु बिंदु एक्स वाई तल पर है तो जेड 0 होगा। एक्स वाई तल पर कितना दूर गया है ये निकाले ले रहा हूं, तो आइए ध्यान से देखिए बेटा। चूंकि त्रिभुज किसमें OPM में, OPM में कॉस 30 बराबर आधार यानी OM बटे कर्ण यानी OP, तो कॉस 30 का मान √3/2, OM का मान पता नहीं, ज्ञात करना है। हाँ, OP जरूर कितना है 1 है, तो बताइए OM बराबर क्या हो गया। लाइए यहां पे ले लेते हैं, तो यहीं पे ले लेते हैं। OM बराबर क्या हो गया,
√3/2 यानी O से M तक की दूरी मुझे पता चल गई √3/2। फिर से किस त्रिभुज में? OPN में। त्रिभुज OPN में क्या बेटा? कोण के सामने का ये लंब है, ये कर्ण है। फिर से मुझे आधार चाहिए, तो फिर से आधार यानी cos 60। cos 60 बराबर आधार यानी ON बटे कर्ण यानी फिर से क्या हो गया? OP यानी 1। cos 60 का मान 1/2 ON बटा 1, तो बताओ ON बराबर क्या हो गया? 1/2। ON मालूम हो गया। इसलिए वेक्टर OP, बताइए कोई भी सदिश निकालना होता है तो सदिश के लिए मुझे 2 दिश चाहिए। वो x अक्ष में कितना दूर गया है और x अक्ष की दिशा में एकक सदिश। तो बताइए ना, OP x अक्ष में कितना दूर गया है? OM। तो OM और x अक्ष की दिशा में एकक सदिश यानी I। ये बिंदु P y अक्ष में कितना दूर गया? y अक्ष में ON। y अक्ष में ON दूर गया है और y अक्ष की दिशा में एकक सदिश, ठीक। और चूंकि x y तल में है तो इसका मतलब z अक्ष में कितना जाएगा? 0 और z अक्ष की दिशा में एकक सदिश k। उम्मीद है यहां पर समझ में आया होगा। कोई भी सदिश ज्ञात करने के लिए मुझे यह जानना होता है कि x अक्ष में कितना दूर गया और x अक्ष की दिशा में एकक सदिश I, y अक्ष में कितना दूर गया, y अक्ष की दिशा में एकक सदिश j, और z अक्ष में कितना गया और z अक्ष की दिशा में एकक सदिश k। तो x y तल पर एक बिंदु P है जो मात्रक सदिश है, मतलब उसका परिमाण कितना है? 1 है। x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है तो निश्चित y से 60 का कोण बनाएगा। तो x अक्ष में OM, y अक्ष में ON, और चूंकि x y तल पर है तो z अक्ष क्या हो गया? 0। और बड़े सिंपल तरीके से सवाल सॉल्व हो गया। OM का मान कितना है? OM का मान √3/2, तो √3/2 और I कैप। ON का मान कितना है? 1/2 और j कैप, और वो तो 0 हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बनने वाला मात्रक सदिश OP आपको ज्ञात हो गया। अगर आपको चेक करना है तो अगर इसका परिमाण निकाले तो 1 आएगा, क्योंकि मात्रक सदिश है। चाहे निकाल लीजिए I के गुणांक का वर्ग, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 3 1 4/4 1 आ जाएगा। तो मात्रक सदिश है। कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों, ये आपके एक्सरसाइज का 20वें नंबर का न्यूमेरिकल है। इसमें 2 बिंदु दिए हैं, एक P और एक Q। करा इनको मिलाने वाली सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। फिर से 2 बिंदु दिए हैं, एक का नाम P, दूसरे का नाम Q, और करा इनको मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। चूंकि बिंदु P, आप ध्यान से देखिए, बिंदु P क्या बेटा? x1, y1, z1 का स्थित सदिश क्या हो जाएगा? इसका स्थित सदिश क्या हो जाएगा? बिंदु P का स्थित सदिश है, यानी वेक्टर OP बराबर। चूंकि बिंदु P का स्थित सदिश है इसलिए वेक्टर OP बराबर, बताइए क्या हो जाएगा? x1i, y1j और z1k। फिर से चूंकि बिंदु किसका बेटा? Q का। बिंदु किसका? Q। क्या है बेटा? x2, y2, x2, y2, z2 का क्या बेटा? स्थित सदिश। तो ध्यान से देखिए, इसका स्थित सदिश क्या हो जाएगा? Q। x2, y2, z2 का स्थित सदिश क्या हो जाएगा? OQ बराबर x2i, y2j और z2k। ये क्या हो गया? OP। ये क्या हो गया? OQ। इसलिए P तथा Q को मिलाने वाला सदिश, बताइए क्या हो जाएगा? PQ। कैसे निकालेंगे? बाद वाले का स्थित सदिश।
माइनस पहले वाले का स्थिर सदिश। तो ओ क्यू का मान क्या है, x2y y2j और z2k माइनस OP का मान क्या है, x1i y1j और z1k, यही है बच्चों। उठाइए, अगर आप ध्यान से देखें और गौर से देखें तो वेक्टर PQ बराबर इन दोनों में i कॉमन हो रहा है। जैसे i कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, x2 माइनस x1 और i कॉमन हो जाएगा। i कॉमन ले लेंगे तो x2 माइनस x1, इन दोनों में j कॉमन हो रहा है तो y2 माइनस y1, प्लस j कॉमन ले लेंगे तो y2 माइनस y1 और j कॉमन हो जाएगा। इन दोनों से k कॉमन ले लेंगे तो z2 माइनस z1, तो क्या हो जाएगा z2 माइनस z1 और k कैप। ये मेरे को दो बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखा की दिशा में सदिश प्राप्त हो गया। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, सदिश के अदिश घटक, इसलिए अदिश घटक आप बताइए क्या होते हैं। किसी भी सदिश के जो अदिश घटक होते हैं वो क्या होते हैं, i j k के गुणांकों को हम लोग अदिश घटक कहते हैं। तो बताइए अदिश घटक क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, इसके अदिश घटक हो जाएंगे। फिर से किसी भी सदिश के अदिश घटक क्या होते हैं, i j k के गुणांकों को हम लोग अदिश घटक कहते हैं। तो i का गुणांक x2 माइनस x1, j का गुणांक y2 माइनस y1, k का गुणांक z2 माइनस z1। अच्छा, अब परिमाण पूछ रहा है, इसलिए परिमाण, जब भी परिमाण की बात करता है, गौर से देखो, परिमाण की बात करता है यानी मॉडुलस ऑफ PQ की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग यानी x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग। तो बताइए क्या है, y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। तो k का गुणांक क्या है, z2 माइनस z1 का वर्ग, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे आप कॉपी कर लें बेटा। देखिए, आपके एक्सरसाइज का 22वें नंबर का न्यूमेरिकल है और दिया क्या है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तब क्या वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी और वेक्टर सी के मापांकों के योग के बराबर है। ये कथन क्या सत्य है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चूंकि क्या दिया है, चूंकि ये दिया है आपको वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, स्वतः गुणन करने पर, स्वतः गुणन करने पर, स्वतः गुणन का मतलब होता है किसी सदिश का स्वयं के साथ स्वतः गुणन कर दिया गया। तो क्या कर दूंगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस सी डॉट वेक्टर बी प्लस सी। इसी को हम लोग गणित की भाषा में वर्ग करना कहते हैं, बट वेक्टर की भाषा में वर्ग करना नहीं कहते, स्वतः गुणन यानी स्वयं का साथ गुणन, तो ऑटोमेटिक वर्ग हो गया। वेक्टर ए का स्वयं वेक्टर के साथ, बी प्लस सी का स्वयं वेक्टर बी प्लस सी के साथ। आइए करते हैं। दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर होता है। अब इसको करते हैं, बी का बी से तो वेक्टर बी डॉट बी, वेक्टर बी का सी से तो वेक्टर सी डॉट बी, सी का बी से तो वेक्टर बी डॉट सी, और सी का सी से तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी के मापांक का वर्ग, वेक्टर ए के मापांक का वर्ग बराबर बी डॉट बी। दो समान सदिशों को यहां पर थोड़ा सा कर लीजिए, सी का सी से तो वेक्टर सी डॉट सी, दो समान सदिशों का सदिश गुणन अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर, और सी डॉट बी को मैं बी डॉट सी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अदिश गुणन क्रम विनिमेय होता है।
प्लस क्या लिखा है वेक्टर बी डॉट सी और दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर। गौर से देखिए, वेक्टर ए के मापांक का वर्ग बराबर वेक्टर बी के मापांक का वर्ग वेक्टर सी के मापांक का वर्ग बी डॉट सी दो ठो वेक्टर बी डॉट सी। आइए क्या हो गया, वेक्टर ए के मापांक का वर्ग बराबर क्या कर देंगे, वेक्टर बी के मापांक का वर्ग प्लस वेक्टर सी के मापांक का वर्ग प्लस दो लिखा है और वेक्टर बी डॉट सी की वैल्यू रख देंगे। आइए थोड़ा सा इधर ज्यादा हो गया, इधर कर लेते हैं। क्या हो गया, वेक्टर ए के मापांक का वर्ग बराबर वेक्टर बी के मापांक का वर्ग वेक्टर सी के मापांक का वर्ग प्लस क्या लिखा है 2। अच्छा देखिए, वेक्टर बी डॉट सी क्या होगा, वेक्टर बी का मापांक वेक्टर सी का मापांक और दोनों के बीच के कोण की कोज्या, यानी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। वेक्टर बी का मापांक वेक्टर सी के मापांक दोनों के बीच के कोण की कोज्या। आइए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, यानी वेक्टर ए के मापांक का वर्ग बराबर वेक्टर बी के मापांक का वर्ग वेक्टर सी के मापांक का वर्ग दो ठो वेक्टर बी का मापांक वेक्टर सी का मापांक कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं थीटा का मान 0 रख दूं तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा का मान 0 के अलावा कुछ भी होता है तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा, गौर से देखिएगा। तो देखो बेटा, चूंकि कॉस थीटा की अगर मैं जरा देखोगे बेटा, कॉस थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, क्या निकालूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, या सीधा सीधा देख ले बेटा, जब फर्स्ट केस जब थीटा बराबर क्या बेटा 0, तब समीकरण कहां से, 1 से। बताइए क्या हो गया, वेक्टर ए के मापांक का वर्ग बराबर वेक्टर बी के मापांक का वर्ग वेक्टर सी के मापांक का वर्ग दो वेक्टर बी का मापांक वेक्टर और कॉस थीटा की जगह 0। फर्स्ट केस जब थीटा बराबर क्या रख दिया 0, तो बता कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी वेक्टर ए के मापांक का वर्ग बराबर वेक्टर बी के मापांक का वर्ग वेक्टर सी के मापांक का वर्ग प्लस 2 वेक्टर बी का मापांक वेक्टर सी का मापांक, क्योंकि cos 0 का मान 1 और 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वेक्टर ए के मापांक का वर्ग बराबर वेक्टर बी का मापांक प्लस वेक्टर सी के मापांक का होल स्क्वायर हो गया। गौर से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसलिए वेक्टर ए का मापांक बराबर वेक्टर बी का मापांक प्लस वेक्टर सी का मापांक। लेकिन कब, जब थीटा बराबर क्या हो 0 हो, तब वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मापांक के बराबर होगा, यानी वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी प्लस सी के मापांक के बराबर सत्य तब होगा अगर थीटा का मान 0 आ जाए। तो सोचने की बात है, क्या हमेशा थीटा का मान 0 होगा क्या, अगर कभी थीटा 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ये कभी बराबर नहीं होगा। इसलिए ये केवल तभी सत्य है जब थीटा बराबर 0 हो, अगर थीटा 0 नहीं है तो ये कभी सत्य नहीं है। पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूं, कॉपी कर लीजिए। आइए यहां पर देख लेते हैं अब आगे सेकंड केस, जब थीटा डज नॉट 0, अगर थीटा 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या बेटा, कॉस थीटा का मान कभी 1 के बराबर नहीं होगा। जब कॉस थीटा का मान कभी 1 के बराबर नहीं होगा तो वेक्टर ए के मापांक का वर्ग कभी बराबर नहीं होगा किसके, वेक्टर बी के मापांक के वर्ग वेक्टर सी के मापांक के वर्ग
टू वेक्टर बी का मापांक वेक्टर सी के मापांक, क्योंकि अगर cos थीटा 0 नहीं होगा तो इसका मान 1 नहीं होगा, तो ये कभी इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब वेक्टर ए के मापांक का वर्ग बराबर नहीं होगा वेक्टर बी का मापांक प्लस वेक्टर सी के मापांक का वर्ग, इसलिए वेक्टर ए का जो मापांक होगा बराबर नहीं होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मापांक के वर्ग। अतः कहने का मतलब कि ये तभी सत्य है जब थीटा बराबर 0, अदरवाइज सत्य नहीं है। अतः अर्थात स्पष्ट है कि वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी प्लस सी के मापांकों के तभी सत्य है जबकि थीटा बराबर 0, अन्यथा नहीं। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसके शेष न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में करवाने का प्रयास करेंगे। कॉपी कर लीजिए।